हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कल जहाँ तक पढ़ाया गया था उसके बाद आज उसी के आगे से बात शुरुआत की जाती है। मैंने कल आपको पढ़ाया गया था कि धारा किसे कहते हैं। लास्ट टॉपिक यही था, धारा किसे कहते हैं। ये पूरे डिटेल मैंने कल आपको समझाया था कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ये आप हाई स्कूल में भी पढ़ चुके हैं, मोटा मोटी सब जानते हैं। फिर यहाँ से मैंने बताया कि अगर समय को 1 सेकंड मान लिया जाए, यदि समय 1 सेकंड हो तो जो आई होता है वो क्यू के बराबर हो जाता है, यानी 1 सेकंड में प्रवाहित धारा को आवेश कहते हैं। यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड में प्रवाहित प्रवाहित आवेश को धारा कहते हैं। फिर मैंने कहा यदि अगर आपको आवेश 1 कूलम मान लिया जाए और समय को 1 सेकंड मान लिया जाए, दोनों को इकाई मान लिया जाए, तो यदि तब मैंने यहाँ परिभाषा बताई थी कि तब जो आई होता है यानी धारा वो 1 एम्पियर के बराबर होती है। यानी अब यहाँ पे आप परिभाषा क्या लिखेंगे कि यदि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो धारा 1 एम्पियर के बराबर होती है। ये मैंने कल, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यदि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो धारा 1 एम्पियर के बराबर होती है। क्लियर, यहाँ तक बात हो चुकी थी कल। अब आगे बात इसकी बढ़ाते हैं कि धारा का मात्रक तो एम्पियर होता है, आप ये जानते हैं। धारा अदिश राशि है या सदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब जरा बताइए कि धारा अदिश राशि है या सदिश राशि। तो चूंकि बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं और होते भी हैं और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि धारा के बारे में हमको पता है कि धारा क्या है, एक अदिश राशि, जबकि हमको ये भी पता है कि धारा में परिमाण के साथ साथ धारा की दिशा भी हमको पता होती है। भाई आपको पता है कि धारा किधर से, ऋण से धन की ओर प्रवाहित होती है। बैटरी के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर धारा प्रवाहित होती है। या आप 14वें चैप्टर में शायद पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में कि जो धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के उसके विपरीत दिशा में होती है, या जो होल्स फ्लो होते हैं उसके होल्स की दिशा में की ओर प्रवाहित होती है, या इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। ये लगभग सब जानते हैं, नहीं भी जानते हो तो जान ले। और दूसरा ये कि जो धारा है, जब बैटरी के हिसाब से देखें तो बैटरी के ऋण सिरे से बैटरी के धन दिशा की ओर धारा प्रवाहित होती है। तो जब हमको दिशा भी मालूम है और परिमाण भी मालूम है तब तो वो सदिश राशि होनी चाहिए। तो वो अदिश राशि क्यों है? तो अब जरा देखिए, अब देखिए यह धारा एक अदिश राशि है। तो यहाँ पे मैं बताऊं कि सदिश क्यों नहीं है। तो एक बात ध्यान रखें, किसी भी भौतिक राशि का सदिश होने के लिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर वो स्केलर क्वांटिटी यानी सदिश राशि तभी हो सकती है जब वो एक नियम को फॉलो करे, और वो नियम है ये त्रिभुज के सदिश योग का नियम। त्रिभुज के सदिश योग का नियम क्या है? सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी, और कोई यहां से चलना प्रारंभ हुआ, कोई पिंड या कोई वस्तु, फिर यहां से इधर आया, फिर इधर से इधर आया, और फिर जब यहाँ पे आएगा तो उसका विस्थापन शून्य हो जाता है। यानी विस्थापन के सदिश योग का जो नियम है उसको अगर जब तक कोई फॉलो नहीं करेगा कोई भौतिक राशि, तब तक वो सदिश राशि नहीं हो सकती। यानी किसी को सदिश राशि अगर होना है तो त्रिभुज के सदिश योग के नियम को उसको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सदिश योग का विस्थापन शून्य कैसे? जैसे यहाँ से चलना शुरू हो गया, ए से बी पे आया तो ए बी, प्लस बी से सी पे आया बी सी, प्लस सी से ए की ओर आया, और इस पूरे का जो विस्थापन ए से चला और ए पर ही आ गया तो इसका विस्थापन शून्य होता है। अब सपोज यहाँ से धारा फ्लो हुई, धारा इसमें गई, फिर इसमें धारा आई, फिर इसमें धारा आई, और यहाँ पे आई तो धारा शून्य होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि धारा कभी भी शून्य के बराबर नहीं होती। धारा कभी भी शून्य के बराबर नहीं होती। तो जब धारा शून्य नहीं होती यानी ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है विद्युत धारा, अर्थात यह एक अदिश राशि है। क्लियर? किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देगा। फिर से एक बार सुन लें, क्योंकि धारा एक अदिश राशि है, जबकि धारा का
परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा का भी हमको पता होता है, लेकिन फिर भी वो अदिश राशि इसलिए है क्योंकि धारा त्रिभुज के सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है। और सदिश योग का नियम क्या कहता है, ये कि उसका जो विस्थापन होता है वो शून्य के बराबर होता है, जबकि धारा कभी भी शून्य के बराबर नहीं होती। अब अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट में लिखेगा। इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, अब जो आपका टॉपिक है वो है अनुगमन वेग। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अनुगमन वेग, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? तो देखिए, अनुगमन वेग को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। मेरे ख्याल से लगभग सबको पता होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता है तो, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पता है तो यहाँ जानेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं। तो आपको पता है कि जैसे ये कोई परमाणु है, ये उसका नाभिक है। नाभिक में आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये नाभिक है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करता है। अब यदि कोई ये कक्षा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, अब जरा ध्यान से देख, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के डायरेक्ट संपर्क में है, कांटेक्ट में है, तो ये इलेक्ट्रॉन पर इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का प्रभाव अधिक होगा। इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का प्रभाव अधिक होगा। तो जब तक इस पर नाभिक का प्रभाव अधिक, अच्छा एक बात, और किसी भी चीज को वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए क्या चाहिए होता है, उसका सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी उसका अभिकेंद्र बल जितना चाहिए, अब उसका होना चाहिए जितना उसको चाहिए। अगर जितना सेंट्रीपिटल फोर्स उसको चाहिए वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए, अगर उसको उतना बल नहीं मिल रहा है तो वो वृत्ताकार पथ पर गति नहीं करेगा। कुल मिला के बात यह है कि ये इलेक्ट्रॉन को ये नाभिक से डायरेक्ट कांटेक्ट में होने के कारण इसको जितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उसको मिल रहा है, इसलिए वो वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा नाभिक से दूर हुआ। आपने कूलाम का नियम पढ़ा है कि F व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r²। कूलाम का नियम क्या है, यदि दो पिंड हो जिन पर एक पर कुल आवेश Q1 आवेश हो, एक पर आवेश Q2 हो, दोनों के बीच की दूरी r हो, तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों पिंडों के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी आप ये पढ़ चुके हैं कि F व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के। इसका मतलब क्या हुआ, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर ये वाली चीज बढ़ेगी तो ये वाली चीज घटेगी। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, मतलब अगर नीचे वाली चीज बढ़ रही है तो ऊपर वाली चीज घटेगी। अब ये r बढ़ेगी, यानी r क्या है, बीच की दूरी। अब बीच की दूरी बढ़ रही है, नाभिक से बीच की दूरी इसकी बढ़ रही है, तो दूरी बढ़ेगी तो इस पर बल क्या होगा, वो कम होगा। यानी केंद्र के द्वारा जो लगाया गया अभिकेंद्र बल है वो क्या होगा, वो कम होगा। और जब ये कम होगा तो क्या होगा, ये जो डिसिप्लिन्ड जो मोशन कर रहा था एक वृत्ताकार पथ पर, लेकिन ये वृत्ताकार पथ पर फिर मोशन नहीं करेगा, फिर ये क्या करेगा, ये मुक्त हो जाएगा। और ये मुक्त होकर क्या करेगा, फिर इस जिग जैग मोशन करने लगता है। इस टाइप से कुछ मोशन करेगा, यहाँ से जाएगा यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, एज ए आवारा, जिसको बोलते नहीं कि आवारा लड़का है, तो ये आवारा इलेक्ट्रॉन हो जाता है। फिर इधर इधर इस कक्षा में जाना, उस कक्षा में जाना, वैसे ये बिल्कुल आप वैसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई लड़का है, जब तक वो अपने पिताजी के कांटेक्ट में रहता है, पिताजी की नज़रों के सामने रहता है, बहुत शरीफ होता है। जैसे ये वाला, ये देखिए बहुत शरीफ है, डिसिप्लिन मोशन रहकर गति कर रहा है, डिसिप्लिन में रहकर। लेकिन जैसे ही ये वाला लड़का पिताजी से थोड़ा सा दूर हुआ, पिताजी की नज़रों से ओझल हुआ, इसने बदतमीजी शुरू कर दी, और इसीलिए इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कह दिया गया कि ये फ्री है, वो फ्री है, कुछ भी जाके करे तो ये उल्टा सीधा जिगजैग मोशन करना शुरू कर देता है। और चूंकि इसके बारे में ब्राउन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था, इसीलिए इसको ब्राउनी मोशन भी बोला जाता है।
तो आई थिंक समझ गए होंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, परिभाषा टू द पॉइंट कैसे बोलेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी परमाणु के, या ऐसे बोले सिंपल, इतना कठिन करने की जरूरत नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन जिस पर नाभिक का प्रभाव नहीं होता है या बहुत कम होता है उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है ना, वह इलेक्ट्रॉन जिस पर नाभिक का प्रभाव बहुत कम होता है या नहीं होता है उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्लियर? ठीक है। तो अब मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति किस तरह की होती है, तो जिग जैग मोशन, टेढ़ी मेढ़ी गति वो करता है। ठीक है ना, ये इस टाइप से। अब देखिए, अब बात करते हैं हम अनुगमन वेग की, क्योंकि अनुगमन वेग में मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात आएगी, इसीलिए मैंने पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन को बताया। अब बात अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो बेटा क्या होता है असल में कि जब इलेक्ट्रॉन टेढ़ी मेढ़ी गति करता है कुछ इस तरह से, ये यहां से गया, यहां गया, यहां गया, यहां पे, ये इलेक्ट्रॉन कुछ टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो डिफिनेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है कि जब दो मुक्त इलेक्ट्रॉन, या जब हटा दीजिए, दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जब सतत टक्कर होता है, जब वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। भाई जब जिगजैग मोशन कर रहा है तो जो जाहिर सी बात है, इधर से गया कोई इधर से आया, एक दूसरे से टकराएंगे। तो जब वो टकराते हैं तो उनके बीच का जो औसत वेग होता है वही अनुगमन वेग कहलाता है। जैसे अनुगमन वेग को हम Vd से प्रदर्शित करते हैं। Vd इज इक्वल टू दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के सतत टक्करों के बीच का औसत वेग। ध्यान से सुनिए, दो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, इनके बीच में दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों, सतत मतलब कंटिन्यू, दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के सतत टक्करों के बीच, सतत टक्कर हुआ, उनके बीच का जो औसत वेग होता है उसको हम अनुगमन वेग कहते हैं, उसको Vd से प्रदर्शित करते हैं। तो सपोज शुरुआत, प्रारंभिक वेग उसका 0, ठीक है ना, u0। उसके बाद जब टकराने के पश्चात जो उसका वेग है वो v हो गया, v अपॉन में औसत के लिए आपको पता है 2, प्रारंभिक प्लस अंतिम अपॉन में 2, इसको हम बोलते हैं औसत वेग। तो प्रारंभिक वेग 0 है भाई, प्रारंभिक जब वो गया तो प्रारंभिक वेग उसका 0 है, जब टकराया, टकराने के बाद जब वो फिर से उसकी गति हुई तो अंतिम वेग उसका v, प्रारंभिक वेग 0, अंतिम वेग v है अपॉन में 2। तो प्रारंभिक वेग 0 लिया गया है और v अपॉन में 2, यानी कुल मिला के फार्मूला क्या बना, Vd इज इक्वल टू v अपॉन 2। ठीक है, ये अनुगमन वेग हो गया। तो अनुगमन वेग क्या है, एक बार फिर से डिफिनीशन सुने। अनुगमन वेग किसको बोलते हैं, दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के सतत टक्करों के बीच का औसत वेग। इसीलिए मैंने दो इलेक्ट्रॉन बनाए हैं, दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी। तो दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के सतत टक्करों के बीच का औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। क्लियर बात? अब इसके बाद हम बात करेंगे, एक टॉपिक और है जिसको हम बोलते हैं श्रांति काल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब देखिए नाम ही है उसका रिलैक्सेशन, रिलैक्स करना, रेस्ट कर। तो कौन से रेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, देखिए जरा ध्यान से देखिए। ये दो इलेक्ट्रॉन जब आपस में सपोज टकराए, दो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब आपस में टकराए, तो देखिए एक कॉमन सेंस यूज करके अगर आप में ध्यान से समझे, तो जब भी कोई दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तो टकराने के बाद वो एक क्षण के लिए रुकती जरूर है, उसके बाद वो अपना वेग फिर से अपने चाल को या अपनी वेग को बढ़ाते हैं, वो दूसरे दिशाओं में जाते भागते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो रुकते जरूर है। भाई दो लड़के अगर आपस में टकराएंगे तो टकराने के बाद तुरंत भागेंगे नहीं, थोड़ी देर के लिए वो महसूस करेंगे यार हम लड़ गए, चोट लग जाएगी, जिसके कारण वो रुकेंगे जरूर, उसके बाद वो अपनी स्थिति को चेंज करेंगे, वहाँ से हटेंगे। तो कहने का मतलब है कि जब दो चीज़ें आपस में टकराई, टकराने के बाद वो जो क्षणिक समय के लिए रुके, उसी क्षणिक समय यानी रेस्ट किए, उसी रेस्ट को बोलते हैं श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। देखिए नाम ही रिलैक्सेशन टाइम, समझ रहे बात को। तो क्या इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के
सतत टक्करों के बीच लिया गया समय श्रांति काल कहलाता है। समझ गए? समझ गए होंगे। बहुत आसान डिफिनेशन है अगर आप इसको सही से समझें। दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, ये दो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा हाथ, ये इसके टकराए, टकराने के बाद ये क्षणिक रुकेंगे, फिर अपनी गति को प्रारंभ करेंगे। तो दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के सतत टक्करों के पश्चात लिया गया क्षणिक समय, या चक्रों के पश्चात टक्करों के बीच लिया गया क्षणिक समय श्रांति काल कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। फिर से सुन ले, दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के सतत टक्करों के बीच लिया गया समय श्रांति काल कहलाता है। इसे टाउ से प्रदर्शित किया जाता है, टाउ से। क्लियर है बात? ठीक है ना? तो यह श्रांति काल हो गया। अब बात करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप देखिए कभी जब पढ़ाया जाए, जब भी आप पढ़ने बैठे ऑनलाइन, तो आप कॉपी कलम लेके बैठे। इससे क्या होगा, आप जो सीखेंगे जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है ना? जो बोला जाए उसको नोट कर ले। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद लिख लेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन current and drift velocity। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, धारा तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध है? तो चलिए हम रिलेशन फाइंड करते हैं। सपोज हमारे पास ये कोई चालक तार है, जिसका अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसमें स्मॉल n है, और उसमें अनुगमन वेग vd है, और उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो सपोज a है। ये इतनी बात है। माना कोई चालक तार है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, उसका अनुगमन वेग vd है, और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। अब देखिए इतनी बात हो गई। अब हम सबसे पहले इकाई समय में चालक से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये बराबर कैसे होगी? इकाई समय में चालक से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इकाई समय में चालक से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो चालक है इसमें इकाई समय में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रवाहित होगी। तो देखिए भाई, जैसे ये है मेरे पास मार्कर, इस पेन में ये इसकी मोटाई है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मैं पूछूं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो भाई जितना इसका आयतन है, उस आयतन में जितने इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन है तो n इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो आयतन और गुणे जितने इलेक्ट्रॉन है उसको गुणा कर देंगे। तो इसका आयतन कहाँ है? तो अब आप देखिए, आपको एक बात बता दें कि यदि वेग को क्षेत्रफल के साथ गुणा कर दिया जाए तो वो आयतन बन जाता है। यदि वेग को किसी क्षेत्रफल के साथ, किसी वेग को किसी क्षेत्रफल के साथ गुणा कर दिया जाए तो वो आयतन बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, vd इंटू a, ये हो गया आयतन, और उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n। तो ये हो जाएगा इकाई समय में चालक से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd कर ले,
ए पहले कर ले, वी डी बाद में कर ले, कोई यानी ये इतना, ये मिलके आयतन हो गया और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं एन, उसको गुणा कर देंगे, यानी सूत्र बन जाएगा एन ए वी डी। क्लियर। इसके बाद टी समय पश्चात, टी समय पश्चात या टी समय में लिख दें, टी समय में, टी समय में बाकी वही पूरा नोट कर लें, चालक से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो भाई इकाई समय में इतना है, टी समय में टी से गुणा कर देंगे। आपने एक एक नियम पढ़ा होगा बचपन में, क्लास 3rd या 4th में। तो क्या हो जाएगा, एन ए वी डी इंटू टी, टी से गुणा कर, इकाई समय में इतना तो टी समय में टी से गुणा। क्लियर बात। ओके। अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, ई होता है, आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ई। तो टी समय, ये टी समय में प्रवाहित चालक से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये पूरे में ई से गुणा कर दिया जाएगा, तो हो जाएगा आपका एन ए वी डी टी इंटू ई। क्लियर है बात। भाई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई होता है, तो टी समय में जितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं उसमें ई से गुणा हो जाएगा। बहुत आसान है, इसमें तो कॉमन सेंस आप इसको उसमें 3rd 4th में पढ़ चुके होंगे। तो टी समय में इतना हो जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं क्या, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, धारा आवेश और समय के अपान को बोलते हैं, आवेश और समय का जो बटे होता है वो धारा होती है, यानी आवेश प्रवाह की दर को धारा बोलते हैं। अब यहाँ पे आप इसको क्यू से लिख सकते हैं, टी समय पर आवेश क्यू बराबर इतना, तो क्यू की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी टी, एन ई ए वी डी टी अपॉन में टी। ठीक है, तो टी से टी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, देखो बचेगा आपका आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, और यही धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। क्लियर है। अगर कोई डाउट हो किसी को तो आप एक बार इसको चेक करें, कहीं पे किसी को ना समझ में आ रहा हो, कहीं पे कोई टॉपिक या किसी पॉइंट में डाउट रह जाए, उसको आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको आपको फिर से समझा दूंगा। क्लियर है बात। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको जो है नोट कर लें। हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक एक छोटा सा है, वो है धारा घनत्व। धारा घनत्व, धारा घनत्व किसको बोलते हैं, देखो धारा घनत्व को जे से बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोल सकते हैं, ठीक है ना, डी से भी लिखा जाता है, जे से भी लिखते हैं, और ये होता है जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, ये इसका सूत्र है, धारा घनत्व का सूत्र है J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, जहां पे आई विद्युत धारा है और ये क्षेत्रफल। अब इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, यदि ए को आप इकाई मान लीजिए, ए को इकाई मान लीजिए, तो J इज इक्वल टू आई के बराबर हो जाएगा। तो परिभाषा आप यहीं से बना लीजिए, क्या परिभाषा बनेगी, इकाई क्षेत्रफल में, किसी चालक तार के इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। देखिए क्षेत्रफल इकाई है तो जो धारा घनत्व धारा के बराबर है, किसी चालक तार में इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्लियर। ओके, अब देखिए इसका अगर प्रूफ करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, देखो चूंकि I इज इक्वल टू यहां से देखिए, चूंकि हम ये जानते हैं I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये हम जानते हैं, ठीक है ना, यहां से A को I के अपॉन में ले लीजिए और इधर बचेगा क्या, एन ए वी डी, आई अपॉन ए क्या हो जाएगा, J के बराबर हो जाता है, यहां हम पढ़ चुके हैं, तो J इज इक्वल टू एन ए वी डी, ये फार्मूला है। ओके, तो इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक
देखें इसके बाद जो टॉपिक है वो टॉपिक है ओम का नियम। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए भी, और इससे रिलेटेड आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या है, देखिए ये आप हाई स्कूल में भी पढ़ चुके हैं मोटा मोटा। अब आप थोड़ा सा इसका ब्रीफली पढ़ेंगे इसके बारे में। क्या होता है ओम का नियम? देखिए ओम वैज्ञानिक का नाम है। ओम ने बताया कि यदि कोई चालक तार आपके पास है, सपोज ये मेरे पास कोई चालक तार है, अब इस चालक तार की ना तो हम लंबाई को बढ़ा दें, ना तो हम इसकी मोटाई को बढ़ाएं, ना इसको हम कोई ताप दें। ताप देंगे तो भी इसमें कोई ना कोई चेंजेस आ जाएगा। मतलब ओम ने बताया यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, यानी वो जैसा है वैसा ही रहे, ना तो उसके ताप को बढ़ाया जाए, ना ही उसकी लंबाई को बढ़ाई जाए, ना ही उसके क्षेत्रफल को बढ़ाया जाए, मतलब वो टू द जैसे का जैसा ही रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो इस अगर ऐसा हो तो ओम ने क्या कहा, देखिए यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये देखिए ये ओम का कथन है और ये ऐसे ही लिखा जाना चाहिए। क्या बताया ओम ने? ओम ने बताया कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब जैसे इस वक्त जैसे आपकी फिजिकल बॉडी, जैसे आपकी बॉडी इस वक्त है, अब ना तो आप मोटे होइए ना आपकी लंबाई बढ़े, तो क्या होगा, मतलब आपकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यदि आपकी लंबाई बढ़ गई या आप मोटे हो गए तो आपकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो गया। इसी तरह ये इसको अभी ना तो हम लंबा कर सकते हैं ना तो इसको मोटा कर सकते हैं, तो इसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ना उसको ताप दें, क्योंकि ताप देने पर भी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाए। भाई इसको ताप देंगे तो अभी गल के इसके चेंजेस आ जाएंगे इसमें। तो क्या होगा, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई और उसके ताप में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। देखिए सपोज ये आपका कोई चालक तार है, ये कोई चालक तार है और इसको हमने इस तरह से बैटरी से जोड़ दी। ये कोई चालक तार है, इसको हमने बैटरी से जोड़ दी। अब जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होगा और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या होगी, एक दूसरे के समानुपाती हो जाए। यानी ये जो चालक तार है ए से बी, ये जो टर्मिनल है ये भी ये चालक तार है और इसकी भौतिक अवस्था में यदि कोई परिवर्तन ना हो तो इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर इसमें प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होता है। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं V समानुपाती I। क्लियर है बात? तो अब अगर V समानुपाती I है, अब देखिए
यहाँ से v समानुपाती का चिन्ह आप हटा दीजिए, तो v इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट जुड़ जाता है r, तो v इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। यहाँ से आप r को रोक लीजिए तो i v के बट्टे में आ जाएगा, तो r इज इक्वल टू वी अपॉन आई, यही ओम का नियम। और इसका जो मात्रक होता है यूनिट, इसका मात्रक जो होता है वो होता है ओम, हिंदी में ओम, और इसका जो सिंबल है वो इस तरह से होता है ओम। समझे बात को? तो ये ओम का एक, जितना आप हाई स्कूल में भी पढ़े, ठीक है ना, तो एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। ओम ने क्या बताया? ओम ने बताया यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये ओम का नियम है। अब यदि समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, वो कांस्टेंट R है, और R इज इक्वल टू आई अपॉन में आ जाएगा V अपॉन आई, जहां R क्या है? जहां R प्रतिरोध है, जहां R बराबर प्रतिरोध, रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, ये बात हो गई। अब चलिए बात करते हैं यदि यहां से देखिए, यदि I को एकांक मान लिया जाए, यदि इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, तो R इज इक्वल टू V हो जाएगा। यदि I को 1 एम्पियर मान लिया जाए तो विभवांतर कितना हो जाएगा? V हो जाएगा। यानी अब परिभाषा आप क्या दे सकते हैं? यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसके प्रतिरोध के बराबर होता है। देखिए कितना आसान है। बस बात देखिए, यहां से समझ के याद करिए। रट के अगर आप पढ़ेंगे कि देख लें उसके बाद परिभाषा को रट लेंगे, कभी आप फिजिक्स समझ नहीं पाएंगे। फिजिक्स समझना है आपको तो पहले आप उसको समझिए, फिर आप उसकी परिभाषा उसके फार्मूले से निकालिए। यहां से अब आप देखिए, यहां मैंने क्या बताया कि यहाँ यदि R इज इक्वल टू वी अपॉन आई है, अब I को यदि 1 एम्पियर, यानी I मतलब धारा को 1 एम्पियर मान लिया जाए, तो जब ये 1 हो गया अपॉन में 1 लिखा नहीं जाएगा, R V के बराबर हो जाएगा। मतलब यदि किसी परिपथ में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर है तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोध के बराबर होता है, या उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसका प्रतिरोध होता है। क्लियर है बात? ओके, अब आगे चलें। अब अगर हम इसको दोनों को V को 1 वोल्ट और धारा I को 1 एम्पियर मान लें, यानी दोनों इकाई हो जाए, तो अब जरा देखो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो R बराबर 1 ओम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? R बराबर 1 ओम हो जाएगा। और एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 ओम की परिभाषा दीजिए। ये बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है, लगभग ये मान के चलिए 1 साल छोड़िए दूसरे साल जरूर पूछा जाता है, कंपलसरी है। 1 ओम की परिभाषा दीजिए, तो 1 ओम की परिभाषा कैसे देंगे? यहीं से आप 1 ओम की परिभाषा देंगे, इतने से। यदि आप समझ गए, क्या देखो, यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तो प्रतिरोध 1 ओम के बराबर होता है। देखिए कितना आसान है। आप यहां समझिए, यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तो प्रतिरोध 1 ओम के बराबर होता है। क्लियर है बात? अगर समझ गए तो कमेंट्स में इसकी परिभाषा आप लिख के दिखाएंगे। मैंने बोल दिया, फिर से एक बार सुन लें। यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उसका प्रतिरोध 1 ओम के बराबर होता है। क्लियर? एक बार देख लें इसको, कहीं पे किसी को डाउट हो तो वो बता सकता है। स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी की पढ़ाई आगे कल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।